साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो करंट अफेयर है आपके यूपी पीसीएस 2021 के लिए और अन्य जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये जो मेक आईएएस जो संस्था है इनके द्वारा करंट अफेयर प्रोवाइड किया गया है जनवरी 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक। ठीक है, और ये करंट अफेयर की खास बात क्या है कि यहाँ पर करंट अफेयर आपको एमसीक्यू के थ्रू दिया गया है, आपको प्रश्नों के आधार पर करंट अफेयर बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका एक वीडियो हम लोग जनवरी मंथ का एक वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जनवरी मंथ के मतलब आधे क्वेश्चन का, और जो शेष आधे क्वेश्चन 150 में बचे हुए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो इन दो वीडियो के तहत, पहला वीडियो इस वीडियो के तहत आपके जनवरी माह के पूरे करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 है कि लौह खनिज नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उसकी परिवहन संबंधित समूची आवश्यकताओं को पूरा करना है, ये कथन सही है। दूसरा, यह नीति 25 वर्ष के लिए लागू की जाएगी, ये कथन आपका गलत है। इसमें केवल पहला वाला ही कथन आपका सही है। इसके बारे में और देखें तो लौह खनिज नीति 2021 रेल मंत्रालय ने खनिज लोहे के परिवहन के लिए मालगाड़ियों के आवंटन की नई नीति जारी की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और उनकी परिवहन संबंधी समूची आवश्यकताओं को पूरा करना है। नई नीति से इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धी चुनौतियों से निपटने के लिए परिवहन संबंधी सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथ ही इस नीति को लौह खनिज नीति 2021 नाम दिया गया और यह इस वर्ष 10 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। 2019 से 2020 में रेलवे ने अब तक 1 अरब 21 करोड़ टन की जो कुल माल ढुलाई की है उसमें से खनिज लोहे और इस्पात का हिस्सा करीब 17% था। अगला प्रश्न है, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता अभियान जो सक्षम है, ये किसकी पहल है। तो ये आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया। यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा। इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना, जैव स्रोतों को जलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल है। अगला प्रश्न है, ब्लू ओरिजिन संगठन संबंधित है किससे। तो यह स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट से संबंधित है। ब्लू ओरिजिन के बारे में बात करें तो कई सालों से रिसर्च और डेवलपमेंट में लगी अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस की निजी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन अप्रैल से अपने पहले यात्री को अंतरिक्ष की सैर पर ले जाने के लिए तैयार है। वह अपने एयरक्राफ्ट न्यू शेपर्ड फ्यूचर स्पेस टूरिज्म रॉकेट से यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने से कुछ ही कदम दूर हैं। कंपनी ने न्यू शेपर्ड का 14वीं बार सफल परीक्षण किया। वह इसे लॉन्च और लैंड कराने में कामयाब रहे और इसे NS-40 नाम दिया गया है। जेफ बेजोस ने स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना वर्ष 2000 में की थी। आगे देखते हैं, भूकंप के कारण चर्चा में रहा सुलावेशी द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। तो यह इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में है और यहाँ सुलावेशी द्वीप में जो भयंकर तूफान आया था उससे 42 लोगों की मौत हुई थी। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेश में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में दूसरे स्थान पर नहीं, पहले स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला आपका गलत हो गया क्योंकि पहले स्थान पर है। दूसरा, भारत के सर्वाधिक लोग संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, ये सही है। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर सही है। इसके बारे में और देखें, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स के बारे में। तो विदेश में रहने के मामले में भारतीय दुनिया भर में पहले पायदान में पहुँच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख है। भारत के सबसे ज़्यादा लोग संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका और तीसरे नंबर पे सऊदी अरब में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या खंड की जारी रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय आबादी का पलायन बहुत अलग होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अनिवासी भारतीयों और वे कई देशों में रह रहे हैं। भारत के बाद दूसरे नंबर मैक्सिको है, तीसरे पे रूस है, मतलब दूसरे पे मैक्सिको और रूस है, यहाँ के 1.1 करोड़ लोग हैं। फिर चीन है और फिर सीरिया के लोग हैं। आगे चलते हैं, SS वेम्पति यह जो समिति है यह किससे संबंधित है। तो यह जो है लक्ष्य रेटिंग बिंदु TRP से संबंधित है। आगे देखते हैं इसके बारे में, SS वेम्पति समिति के बारे में। तो हाल ही में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों और लक्ष्य रेटिंग बिंदु TRP नियमों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए
सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंप दी है। इस समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य टीआरपी व्यवस्था में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाना है। वर्तमान में जो पारदर्शिता है वह 50,000 मीटर टीआरपी को मापने का जो पैमाना है उसके आधार पर बनाकर तय की जाती है। प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेम्पति द्वारा सौंपी गई इस रिपोर्ट की सिफारिशों का आकलन कर उसके आधार पर टीआरपी एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इस समिति का गठन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा नवंबर 2020 में किया गया था। आगे बात कर लेते हैं मिनुष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माली में संयुक्त राष्ट्र शांति का मिशन है, सही है। इसकी स्थापना सन 2013 में सुरक्षा परिषद प्रस्ताव द्वारा की गई थी, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। इसके बारे में और देखें, मिनुष्मा तो इसका पूरा नाम है मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली। तो माली में संयुक्त राष्ट्र का ये शांति मिशन है। हाल ही में उत्तरी माली के टिम्बकूट क्षेत्र में कुछ लोगों के हमले की चपेट में आने से आइवरी कोस्ट में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई और अन्य 6 घायल हो गए। यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल इंटीग्रेटेड स्टेबलाइजेशन मिशन इन माली अर्थात मिनुष्मा की स्थापना वर्ष 2013 में 25 अप्रैल 2013 को सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2100 द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, अगला है हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह में सम्मिलित नहीं है? तो जापान, अमेरिका, इटली सम्मिलित, पर भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में कलरव उत्सव के कारण चर्चा में रहा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका बिहार में स्थित है। देखिए, हाल ही में बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया गया। नागी बांध और नकटी बांध 2 अलग अलग अभयारण्य पर एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण इन्हें एक ही पक्षी क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। अगला है, रक्षिता एम्बुलेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से यह कौन सा सत्य है? यह एक हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा है? नहीं, यह एक 2 पहिया एम्बुलेंस सेवा है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की तरह से विकसित किया गया, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है। ठीक है, तो दूर दराज के इलाकों में लोगों को मतलब वहाँ से लोगों तक इलाज पहुँचाने या वहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए यह 2 पहिया एम्बुलेंस है जिसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, काशी के रत्नेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मंदिर अपने अक्ष पर पीसा की मीनार से 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण अशोक के काल में हुआ था? नहीं, ये वाला कथन आपका गलत है, ये गुप्त काल से संबंधित है। तो पहला इसमें कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। देखिए, देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में कुछ मंदिर बेहद अद्भुत और तमाम रहस्यों को छुपाए हुए हैं। ऐसा ही करीब 500 साल पुराना रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है सिंधिया घाट पर स्थित है। यह मंदिर अपने अक्ष पर पीसा की मीनार से 5 डिग्री अधिक झुका हुआ है। हाल ही में ट्विटर पर एक संस्था लास्ट टेम्पल ने इसकी तस्वीर लगाकर पूछा था कि क्या बता सकते हैं कि किस महान शहर में यह मंदिर स्थित है? काशी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर वास्तुकला के साथ साथ नागर शैली की उत्कृष्ट कला का प्रतीक है। यह गुजरात के सोलंकी वंश के बनाए गए मंदिरों से मेल खाता है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2006 में की गई थी। NDRF की स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। देश की एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आई थी, जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता की में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट इस महीने टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट में वर्चुअली लॉन्च की जाएगी। आगे बात करते हैं, मार्स पर 3000 दिन पूरे करने के कारण चर्चा में रहा क्यूरोसिटी किस देश के द्वारा भेजा गया था? तो यह क्यूरोसिटी जो रोवर है यह अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। यह नासा का मिशन था। पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ये भी सही है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में
वर्ष भर चलने वाले समारोह इस वर्ष 23 जनवरी से शुरू होंगे। हर वर्ष अब 23 जनवरी के दिन सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अमरा नूतान जावेनेरी दूत आयोजित किया जाएगा और एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। आगे चलते हैं। ओपन स्काई संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि हस्ताक्षरकर्ताओं को एक दूसरे के क्षेत्रों पर बिना हथियारों के निगरानी उड़ानों को चलाने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। भारत भी इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है? नहीं, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला सही नहीं है। देखिए, रूस ने हाल ही में घोषणा की कि वह ओपन स्काईज संधि से पीछे हटेगा। यह संधि हस्ताक्षरकर्ताओं को एक दूसरे के क्षेत्रों पर बिना हथियारों के निगरानी उड़ानों को चलाने की अनुमति देती है। 2020 में अमेरिका ने ओपन स्काई इस संधि को छोड़ने की घोषणा की थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1992 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ओपन स्काई संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इस संधि के अनुसार एक सदस्य देश सहमति प्राप्त करने के बाद ही मेजबान राष्ट्र के किसी भी हिस्से की जासूसी कर सकता है। साथ ही कोई सदस्य राज्य 72 घंटे से पहले नोटिस देने के बाद मेजबान राज्य की हवाई तस्वीरें ले सकता है। 72 घंटे से पहले नोटिस देने के बाद। आगे चलते हैं। विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या केरल में स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे? केरल में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें केरल में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग की मांग के कारण चर्चा में रहा गुच्छी मशरूम मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। गुच्छी मशरूम को स्थानीय रूप से थंटू कहा जाता है। हिमाचल में इसे गुच्छी या डुंगलू कहा जाता है। आगे चलते हैं। विस्फोट के कारण चर्चा में रहा सेमरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में यह स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित अन्य जो ज्वालामुखी है उसमें मेरापी ज्वालामुखी है, शिनाबक ज्वालामुखी है जो कि सुमात्रा में, और मेरापी जो है जावा में है। आगे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला, इसमें देशों को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक दी जाती है। बिल्कुल सही। इस सूचकांक में भारत को 5वां स्थान दिया गया, गलत है। भारत को 4था स्थान दिया गया है। तो कौन सही नहीं है? बी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। देखिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स में देश को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को 4था स्थान दिया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। अमेरिका सूचकांक में सबसे ऊपर है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चाइना और चौथे पे भारत है। आगे चलते हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में हाल ही में इसका दूसरा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो सही है। दूसरा, यह देश की नवोन्मेष से संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम में जारी किया गया। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण का विमोचन देश की नवोन्मेष से संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इनोवेशन के समर्थन और उसके सापेक्ष प्रदर्शन के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग प्रदान की जाएगी। अगला है डेजर्ट 1921 वायु सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के साथ मिलकर आयोजित करेगा? तो भारत जो है फ्रांस के साथ मिलकर के इसको आयोजित करेगा। ये एक वायु सैन्य अभ्यास है। आगे चलते हैं। इनोवेशन इंडेक्स निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इनोवेशन इंडेक्स के संबंध में, तो इसमें केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो गलत है। इसमें कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में झारखंड सबसे निचले स्थान पर, ये सही है। पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। कौन सा सही नहीं है? तो आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, तमिलनाडु तीसरे पे है, तेलंगाना चौथे पे है और केरल 5वें पे है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। इसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। सूचकांक में झारखंड सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर छत्तीसगढ़ और उसके ऊपर बिहार है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान जो है इसमें नीचे है। आगे चलते हैं। भारत ने स्टार्स ट्रैक वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। देखिए, फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थेल्स ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। स्टार ट्रैक एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली, स्टार ट्रैक क्या है? एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे पहले शॉर्ट मिसाइल सिस्टम कहा जाता था और यह मैक 3 की गति से यात्रा कर सकती है। स्टार ट्रैक
मतलब ध्वनि की गति से 3 गुना। स्टार ट्रैक सिस्टम के अन्य वेरिएंट एयर टू एयर सिस्टम है, जिन्हें हेलीकॉप्टरों से दागा जा सकता है। आगे देखते हैं, बागवानी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए बागवानी किसान मिशन किस राज्य की पहल है? तो यह जो है आपका गुजरात राज्य की पहल है। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बागवानी किसान मिशन की घोषणा की। इसे बागायत किसान विकास मिशन भी कहा जाता है। इस मिशन का उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती में शामिल किसानों की आय को दोगुना करना है। इस मिशन के तहत औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए गुजरात राज्य सरकार बंजर भूमि को 30 साल के पट्टे पर प्रदान करेगी। ऐसा होने से राज्य में करीब 50,000 एकड़ जमीन खेती योग्य बनेगी। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी की 354वीं जयंती मनाई गई। इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु थे, बिल्कुल सही। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। वह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह की जयंती को कई राज्यों में प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है। प्रकाश पर्व के रूप में, प्रकाश वर्ष नहीं, प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। वह 1675 में अपने पिता गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 6 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की तथा गुरु ग्रंथ साहिब के द्वारा सिख धर्म को वर्तमान आकार में ढाला। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र युद्ध में शहीद हो गए, जबकि 2 की हत्या मुगल सेना द्वारा की गई। उनका निधन 1780 में हुआ था। आगे चलते हैं, रतले पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है आपकी किस पे है? ये आपकी चेनाब नदी पर है। किस पे है? चेनाब नदी पर। इसमें किसके बारे में और देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चेनाब नदी पर बनाई जा रही 850 मेगावाट क्षमता वाली रतले पन बिजली परियोजना के लिए 5,282 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रयोगशाला विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग करने की घोषणा की है? तो अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रयोगशाला विकसित करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ सहयोग की घोषणा की है। इस नई प्रयोगशाला का उद्देश्य कंप्यूटर डेवलपरों, वैज्ञानिकों और शैक्षणिक समुदायों को क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास से उपयुक्त माहौल प्रदान करना है। इस प्रयोगशाला में शोधकर्ताओं से विषय विशेषज्ञों के साथ कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक या DSIBs नहीं है? तो 3 ही है, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक, जबकि IDBI बैंक जो है इसमें शामिल नहीं है। देखिए, कुछ बैंक अपने आकार, क्रॉस ज्यूरिडिक्शन गतिविधियों, कार्यान्वयन संबंधी जटिलताओं की कमी, प्रतिस्थापन और परस्पर जुड़ाव का प्रणालीगत रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हीं को इस श्रेणी में रखा जाता है। ये बैंक अपनी विशेषताओं के परिणामस्वरूप इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आसानी से विफल नहीं हो सकते हैं। प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक प्रणालीगत जोखिमों और उनके द्वारा उत्पन्न नैतिक जोखिमों से निपटने के अतिरिक्त नीतिगत उपायों के अधीन होते हैं। यानी संकट की स्थिति में ये बैंक अतिरिक्त नीतिगत उपायों को अपना सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014 में DSIBs से संबंधित रूपरेखा जारी की थी। आगे चलते हैं, स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया, बिल्कुल सही है। इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर नहीं, इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। कौन सही है? पहला वाला सही है। स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन या शॉव कह सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट पर हॉक 1 से स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW का सफलतापूर्वक परीक्षण कर एक और उपलब्धि हासिल की है। हॉक 1 का विकास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL ने किया है। यह SAAW की DRDO को DRDO के अनुसंधान केंद्र इमारत RCI हैदराबाद ने विकसित किया है। 125 किलोग्राम वर्ग का यह स्मार्ट वेपन 100 किलोमीटर रेंज की रेंज में राडार और बंकर जैसे ठिकानों पर मार कर सकता है। आगे देखते हैं, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है और यह इसका 16वां संस्करण है। रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विविध देशों के समुदायों के 650 से अधिक सदस्यों द्वारा किए गए वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण पर आधारित है। रिपोर्ट SK ग्रुप और ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के साथ साझेदारी में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या पार्टनर्स मार्स मैकलन के द्वारा तैयार की गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आगामी वर्चुअल दावोस एजेंडा को 25 से 29 जनवरी 2021 के बीच आयोजित करने से पहले यह रिपोर्ट जारी की जा रही है। आगे बात करते हैं, मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन InstaFX किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसने किसी भी बैंक के ग्राहकों को ICICI बैंक का फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेजी से प्राप्त करने में मदद करने के लिए
अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा एफएक्स शुरू करने की घोषणा की है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक है जो मनी चेंजर्स को ऐसी सुविधा प्रदान करता है। अगला है परमाणु हथियार निषेध संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संधि परमाणु उपयोग या परीक्षण से दूषित होने वाले क्षेत्रों की सफाई को अनिवार्य बनाती है, बिल्कुल सही है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW हाल ही में लागू हुई है। यह 2 दशकों से अधिक समय में पहली परमाणु निरस्त्रीकरण संधि है। इस संधि पर 86 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और उनमें से 51 ने इसकी पुष्टि की है। यह संधि सभी पीड़ितों को पुनर्वास, चिकित्सा देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था करता है। यह संधि परमाणु उपयोग या परीक्षण से दूषित होने वाले क्षेत्रों की सफाई को भी अनिवार्य बनाती है। अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका और रूस ने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं और ना ही भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए प्रतिबद्ध स्टार्ट संधि कब लागू की गई थी? तो यह वर्ष 2011 में लागू की गई थी। तो स्टार्ट का पूरा नाम क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। रूस ने भी इस प्रस्ताव को स्वागत किया है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है में 2010 में अमेरिका और रूस के बीच नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और यह संधि जो है 2011 में लागू हुई थी। आगे चलते हैं। इसी में न्यू स्टार्ट संधि का औपचारिक नाम रणनीतिक आक्रामक हथियारों में कमी और सीमित के लिए उपाय है। अमेरिका और रूस द्वारा परमाणु हथियार उत्पादन और उपयोग को कम करने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत देश अपने रणनीतिक परमाणु मिसाइल लॉन्चर को आधे से कम कर देंगे। अगला है इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत का पहला गैस एक्सचेंज है, बिल्कुल सही है। इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, तो ये सही नहीं क्योंकि इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें पहला वाला ही कथन आपका सही है। देखिए, टोरंटो गैस और अदानी टोटल गैस IGX इंडियन गैस एक्सचेंज में पहले रणनीतिक निवेशक बन गए हैं। इंडियन गैस एक्सचेंज को जून 2020 में लॉन्च किया गया था और यह भारत का पहला गैस एक्सचेंज है। इंडियन गैस एक्सचेंज एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो प्राकृतिक गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस का व्यापार करने में सक्षम बनाता है। आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कब तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2024 तक। देखिए, सरकार जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित करेगी। केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के हिस्से के रूप में मामूली शुल्क पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए हर गाँव से 5 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में जल गुणवत्ता परीक्षण बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाया जाए। आगे देखते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित कौन सा है? यह यूनिसेफ की पहल है? नहीं, यह गलत है। यह अफ्रीकन कंट्रियों की एक पहल है। वर्ष 2007 में मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण सूखे का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। तो दूसरा वाला कथन यहाँ पर सही है, पहला वाला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो हाल ही में जैव विविधता के लिए वन प्लांट समिट में 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त की है। इसने ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ने इस धनराशि का उपयोग अनुपजाऊ भूमि को बहाल करने, हरित रोजगार सृजित करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उद्देश्य 8000 किलोमीटर लंबे और 15 किलोमीटर चौड़े पेड़, वनस्पति, घास के मैदान, पौधों के मोज़ेक के साथ साथ 100 मिलियन अफ्रीका के लोगों के जीवन को बदलना है। देखिए, ग्रेट ग्रीन वॉल एक अफ्रीका नेतृत्व वाली पहल है। यह 2007 में अफ्रीकी संघ द्वारा मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करना है। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट लून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोजेक्ट लून को वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया के ग्रामीण हिस्सों को इंटरनेट उपलब्ध कराना था। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने घोषणा की है कि प्रोजेक्ट लून को बंद किया जा रहा है। प्रोजेक्ट लून का उद्देश्य समताप मंडल में हीलियम गुब्बारे के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। प्रोजेक्ट लून को वर्ष 2011 में गूगल एक्स के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था और बाद में 2018 में यह एक अलग कंपनी बन गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दुनिया के ग्रामीण हिस्सों से जुड़ना तथा जिनके पास इंटरनेट के लिए उचित बुनियादी ढांचा नहीं है, उनसे जुड़ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो उत्तराखंड में। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है।
तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य का लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेला है? तो ये उड़ीसा का जो है काफ़ी फेमस मेला है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एबल 370 क्या है? तो यह नासा ने हाल ही में एबल 370 जो कि आकाश गंगाओं का एक समूह है, इसकी एक तस्वीर साझा की है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज जिसका वाह ब्रिज नाम है, वाह ब्रिज का उदाहरण किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने इसका जो है उद्घाटन जनवरी 2021 को किया है। यह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के शोहबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में काम शुरू हो गया था। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। अगला है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन जो है 1986 में हुआ था। इसका गठन 1986 में हुआ था। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के बोडो लोगों के लिए स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करना था। नहीं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए नहीं। तो पहला वाला ही कथन है आपका यहाँ पे सही है। देखिए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बारे में बात करें तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1279 आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को 4 लाख की सहायता राशि सौंपी है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में असम राज्य सरकार और बोडोलैंड आंदोलन से जुड़े उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधि ने 27 जनवरी 2020 को बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद पिछले साल 30 जनवरी को चार जो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड गुटों के 1615 कैडरों ने अपने हथियार डाल दिए थे। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का गठन 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। इसका उद्देश्य बोडो लोगों के लिए स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करना है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को यह दिवस जो मनाया गया है। इस बार की जो थीम थी क्या थी? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा और किसान, सबका विकास सबका सम्मान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा और किसान, सबका विकास सबका सम्मान। 70 वर्ष पहले 24 जनवरी 1950 के दिन ही उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था। इससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसे अवध और आगरा को मिलाकर संयुक्त प्रांत बनाया गया था। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत 3 साल पहले 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। बेटियों के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाने तथा गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना किस राज्य की पहल है? तो ये राजस्थान की पहल है। अभी राजस्थान के सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। थिकसे बौद्ध मठ स्थित है। थिकसे बौद्ध मठ जो है ये आपका लेह में स्थित है। देखिए, इस वर्ष राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी की देखने को मिली। इसमें ऐतिहासिक थिकसे बौद्ध मठ को दर्शाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? 24 जनवरी को। और यह दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन का उद्देश्य देश की बालिकाओं को हर सहयोग और अवसर उपलब्ध कराना है। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत साल 2009 में महिला बाल विकास मंत्रालय ने की थी तथा 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन साल 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। 24 जनवरी 1966 को। 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ये कथन महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए अभ्युदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। आगे चलते हैं। यरवदा जेल को पर्यटन स्थल के रूप में खोला जाएगा। यह जेल किस राज्य में स्थित है? तो यह जेल जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यह 26 जनवरी 2021 को शुरू होगा। पुणे की यरवदा जेल, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे के यरवदा जेल। यह पहल राज्य में ऐतिहासिक जेलों को देखने के लिए लोगों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। वाहनों पर लगाए जाने वाले ग्रीन टैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह केवल पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर
ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया। 8 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है। यह भी प्रस्ताव है कि निजी वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय 15 वर्ष के बाद ग्रीन टैक्स लगाया जाए। CNG, इथेनॉल, LPG जैसे ईंधन पर चलने वाले और इलेक्ट्रिक वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। याद रखिए CNG, इथेनॉल, LPG और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी। अगला है करंट अकाउंट सरप्लस, यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश कौन सा है? तो यह है चीन। म्यूनिख स्थित इंफो इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार चीन वर्ष 2020 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े करंट अकाउंट सरप्लस यानी चालू खातों में सबसे अधिक बचत वाला देश बन गया है। इस सर्वे में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चालू खाता घाटे वाला देश बना हुआ है। ठीक है, चालू खाता घाटे वाला देश बना हुआ है, जिसमें 2020 में लगभग $635 बिलियन के तीसरे भाग अथवा आर्थिक उत्पादन का 3.1% था। आगे चलते हैं। अगला है युवाओं को राज्य में रोजगार, स्वरोजगार और नौकरी उद्योग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उद्यम सारथी ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था, तो ये कथन आपका सही नहीं है, केवल पहला ही सही है। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत सरकार ने राजनीतिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की, तो 2011 से मनाया जा रहा है। अगला है आकाश NG मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल नहीं, यह जो है सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसे कनिष्ठीकृत लॉन्चर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ विकसित किया गया है, तो दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला वाला गलत है। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दिनांक 25 जनवरी 2021 को ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज आकाश NG न्यू जनरेशन की है मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश NG एक नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए ऊंचाई से हमला करने वाले कम RCS हवाई खतरों को रोकना है। आकाश NG प्रणाली को कनिष्ठीकृत लॉन्चर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ अन्य सामान प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ विकसित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं। नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहल है, बिल्कुल सही है। यह एक प्रकार का सर्वेक्षण प्रोग्राम है, ये भी सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही है। देखिए, नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम 2020 से 2024, इसके बारे में बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने देश में खनिज की खोज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को 2024 तक पूरा करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियो केमिकल मैपिंग, नेशनल जियो फिजिकल मैपिंग, नेशनल एरो जियो फिजिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा किसकी पहल है? तो ये सीमा सुरक्षा बल की पहल है। ठीक है, किसकी है? तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हुआ है। ऑपरेशन सर्द हवा का उद्देश्य क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं की जांच करना और जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना है। अगला है, EPIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, सही है। यह इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। इसके बारे में व्याख्या देखें तो भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र EPIC कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। यह एक सुरक्षित पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप या PDF संस्करण है। EPIC में सीरियल नंबर और संख्या सहित फोटो और जनसांख्यिकी के एक सुरक्षित QR कोड शामिल है। इस पोर्टेबल संस्करण को मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। यह पोर्टेबल ID भौतिक या पारंपरिक ID के अलावा लॉन्च की जाएगी, जिसे डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में तो चीन है। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो व्यापार और विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन ने वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए
दुनिया के शीर्ष गंतव्य के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। आगे बात कर लेते हैं, 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो यह है उत्तराखंड का देहरादून। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सातवां है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 यह वान स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया। 2019 में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के स्थान के रूप में जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 7वें सबसे प्रभावित देश के रूप में इसको स्थान दिया गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट का 16वां संस्करण है और इसमें 2019 और 2019 तक उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है। सूचकांक जल संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं जैसे कि तूफान, बाढ़, हीट वेव इत्यादि के प्रभाव से किस हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण रैंक करता है। इसमें मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामा 2019 में क्रमशः शीर्ष 3 सबसे प्रभावित देश हैं। तो मोजाम्बिक नंबर 1 पे, दूसरे पे जिम्बाब्वे है, तीसरे पे बहामा है और भारत आपका 7वें नंबर पे है। आगे बात कर लेते हैं, अगला है हाल ही में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे। पिछले 20 वर्षों में 2000 से लेकर 2019 के बीच में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष जो देश है उसमें प्यूर्टो, दूसरा म्यांमार है और तीसरा हैती। ऐसे जलवायु घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित थे। हाल ही में चर्चा में रहा रीशा किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? तो ये जो है त्रिपुरा का पारंपरिक परिधान है। देखिए त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य वहाँ के पारंपरिक परिधान रीशा को राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के विशिष्ट परिधान के रूप में बढ़ावा देना है। आगे बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को एक नई योजना पंख अभियान शुरू की है। इस योजना को बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुरू किया गया है। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों के लिए 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन किसकी पहल है? तो यह जो है कृषि मंत्रालय की पहल है। किसकी है? कृषि मंत्रालय की। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन NMEO हाल ही में कृषि मंत्रालय ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आगामी बजट में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए के अनुमोदन का प्रस्ताव किया है। इस मिशन को 2020-21 से 2024-25 की अवधि में अगले 5 वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से तिलहन और खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 3 उप मिशन शामिल हैं। तिलहन और खाद्य तेलों का। अगला है श्री शक्ति सैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया नहीं। तो पहला वाला कथन गलत है क्योंकि ये निजी संस्था के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसका वजन सिर्फ 460 ग्राम है। ये वाला कथन सही है। दूसरा वाला कथन आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है। देखिए कोयम्बटूर के श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित किया है। श्री शक्ति सैट का वजन सिर्फ 460 ग्राम होगा, लेकिन यह 10 किलोग्राम तक वजन के किसी अन्य नैनो सैटेलाइट की तरह कार्य कर सकेगा। इसका इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स और के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के तौर पर किया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सर्वेक्षण नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है? नहीं। तो ये पहला वाला कथन गलत हो गया क्योंकि इसको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों के लिए 5 में से 2 वयस्कों में से 3 या अधिक जोखिम कारक हैं। तो आपका दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला गलत है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण 2017-18 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। गैर संचारी रोग पर यह इस तरह का एक व्यापक सर्वेक्षण है। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से लेकर 69 15 to 69 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में गैर संचारी रोग के लिए 5 में से 2 वयस्कों में 3 या अधिक जोखिम कारक हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की दूसरी बेंच कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। देखिए केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रिंसिपल मुख्य जो बेंच है इसका वो नई दिल्ली में, यह देश की दूसरी जो है NCLT अर्थात नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच होगी।
एनक्लैड के पास कंपनी अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिता और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तहत मामलों पर अधिकार क्षेत्र है। आगे बात कर लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरेपी जो विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, वह कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित था, माउंट मेरापी। आगे चलते हैं स्टार्स परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा मंत्रालय में विश्व बैंक की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए यह मेनली शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, परंतु इसे जो फंडिंग दे रहा है, जो सहायता प्रोवाइड कर रहा है वो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। इसे 2015 में प्रारंभ किया गया था, इसे 2020 में प्रारंभ किया गया था। तो दूसरा वाला कथन आपका सही नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षण सीखने और परिणामों को बेहतर बनाना है। तो पहला और तीसरा वाला आपका कथन सही है। तो इस हिसाब से सी नहीं बल्कि बी ऑप्शन सही होना चाहिए। राज्यों में शिक्षण सीखने और परिणामों को बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और विश्व बैंक के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। 5 वर्ष की अवधि में विश्व बैंक इसमें $50 करोड़ करीब 3,700 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगा। शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा अंश के रूप में दी जाएगी। स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत नई केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना में 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, नाम याद रखेगा 6 के, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा, इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा शामिल है। यह कार्यक्रम भारत और विश्व बैंक के बीच 1994 से जारी साझेदारी पर आधारित है। अगला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान जो है 86वां रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों में से भारत का स्थान 86वां है, 86वां है। हाल ही में मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125 वर्ष पूरे हो गए। ये इसे किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के कहने पर 1896 में यह पत्रिका शुरू की थी। भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के संदेश को प्रसारित करने में प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक महत्वपूर्ण माध्यम रही। इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू किया गया था, जहां से 2 साल तक इसका प्रकाशन होता रहा और बाद में इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से प्रकाशित किया जाने लगा। आगे चलते हैं। अगला है कृषि सखा ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके द्वारा भारतीय किसानों के लिए वन स्टॉप शॉप कृषि सखा ऐप लॉन्च किया गया भारतीय एक्साइज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, जो उन्हें अपनी दैनिक खेती की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। यह किसानों की सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने और उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल तक पहुंच भी प्राप्त होगी। अगला है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो यह इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह सूचकांक एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों या देशों के व्यक्तिगत सेवाओं को अपनाने में तत्परता को मापता है। भारत 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में से 10वें स्थान पर है। इंडोनेशिया के अंतिम 11वें स्थान पर रखा गया है। 10 में से भारत 10वें पे है और 11वें पे इंडोनेशिया है 11 में से। आगे चलते हैं। किस राज्य या संघ शासित प्रदेश ने देश के पहले जेंडर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? तो केरल ने घोषणा की है। किसने? केरल ने। केरल सरकार के द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जेंडर पार्क का संचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह जेंडर पार्क देश में अपनी तरह का पहला प्रयास है जो राज्य में लैंगिक असमानता का मुकाबला करने में मदद करेगा। इस जेंडर पार्क के पहले चरण में एक जेंडर म्यूजियम, जेंडर लाइब्रेरी, कन्वेंशन सेंटर और एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन किया जाएगा। केरल ने इस जेंडर पार्क में सभी परियोजनाओं को वुमेन का सहयोग मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। देश का पहला लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। देश का पहला लेदर पार्क होगा। लेदर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग को भेज दी गई और स्वीकृति मिलते इस पार्क के विकास का काम शुरू कर दिया जाएगा। अगला है हाल ही में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पर इसमें जो है महाराष्ट्र रहा और लास्ट पे नंबर आखिरी पे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने सेंटर फॉर सोशल जस्टिस
कॉमन कॉज, डच विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल के सहयोग से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 पहल जारी किया है। रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय करने की क्षमता का आकलन करती है। 18 राज्यों में महाराष्ट्र लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा, उसके बाद दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, महाराष्ट्र दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे महाराष्ट्र नंबर 1 पर, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना और सबसे अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस संस्थान के विशेषज्ञों ने बोगनवेलिया के फूलों से कृत्रिम त्वचा तैयार की है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने, जिसका उपयोग गहरे घाव भरने और खराब हो चुकी त्वचा को जल्द ठीक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में अपना ऑफिस लॉन्च किया है। ऑफिस किस प्रसिद्ध इमारत की तर्ज पर बना है? तो ये ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया है। आगे इसमें देखें, दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दिल्ली NCR के नोएडा में अपना ऑफिस लॉन्च किया है। इसे कंपनी ने इंडिया डेवलपमेंट सेंटर NCR IDC NCR नाम दिया है। इसे देश में माइक्रोसॉफ्ट की तीसरी फैसिलिटी है। इसके अलावा कंपनी की 2 और फैसिलिटी कहाँ पे? एक बेंगलुरु में, दूसरा हैदराबाद में, तीसरा दिल्ली में हो गया। तो बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट का NCR का ये ऑफिस ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया। तो इस प्रकार से हमने 2 वीडियो में जनवरी माह के पूरे करंट अफेयर को कवर कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।